सबसे पहले तो खुदा पे यकीन, और उसके बाद खुद पे यकीन, और उसके बाद आप बोलते हैं कि ज़िक्र कीजिए और फ़िक्र कीजिए। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कीमती बातें बुज़ुर्गों की हुआ करती हैं, तुम नए घर में वो तस्वीर पुरानी रखना। घर पे ज़्यादा बात क्यों सही है पर होती थी कि क्या सही है पर होती थी? जो आदमी अपनी मिट्टी को भूलता है तो शायद अपने रूट को भूल जाता है। मेरी फूफी जान शी वॉज द फर्स्ट लेडी टीचर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, और इत्तेफाक से उनका नाम भी पुदुस्सा बेगम था। अच्छा। यूपीएससी ही एक ज़रिया था जहां हम लोग अपने सपने को एक अंजाम तक पहुंचा सकते थे। कोई ऐसी एक खूबसूरत याद जीएसटी के टेन्योर में से जो अब आज भी आपके लिए बहुत खुशबूदार है? जीएसटी आउटरीच प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही थी, तो मेरे जहन में आया कि क्यों नहीं इसको पॉपुलराइज करने के लिए, चूँकि मैं शायरी करता हूँ, तो मैंने एक गीत लिखा जिसे जीएसटी गीत बोलते हैं। नौकरी में मैंने हिंदुस्तान को बहुत करीब से देखा, हिंदुस्तान के लोगों को, यहाँ की तहजीब को, यहाँ की परेशानियों को बहुत करीब से देखा। उस मुक़द्दस घर को देखने के बाद मैं उस एहसासात को या जज्बात को आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है सच्ची नीयत से ही की गई खिदमत भी इबादत है? बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ, लेकिन मदीना में लगता है एक सहारा है कि हमारे नबी वहाँ लेटे हैं, और वो शायद अल्लाह से हमारी सिफारिश भी कर देंगे। मेरे ख्याल से मज़हब इबादत का नाम नहीं है, सिर्फ इबादत तो है ही, उसको हमको करना ही है। दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम अगर कोई है तो आसान होना है। कुछ लोग अपनी पहचान टाइटल्स से बनाते हैं, कुछ लोग अपनी सोच, अपनी तहजीब और ज़िम्मेदारी निभाने के अंदाज से। आज हमारे साथ है आईआरएस असलम हसन, इंडियन रेवेन्यू सर्विस 2005 बैच सीनियर ऑफिसर, करंटली कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है मुंबई जोन 1। इनकी जर्नी डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, बैलेंस्ड लीडरशिप का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। उनका सफ़र सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स का नहीं बल्कि उन वैल्यूज़ का है जो इंसान को जिम्मेदारी के साथ इंसानियत भी संभालना सिखाती है। आज का कॉन्वर्जेसन सिर्फ डेजिग्नेशन के बारे में नहीं बल्कि उनके बचपन, उनके एक्सपीरियंसेस और उन सोचों के बारे में है जिन्होंने इनकी पर्सनालिटी को शेप किया है। वेलकम टू फ्रेग्रेंस ऑफ रमज़ान आईआरएस असलम हसन जी। शुक्रिया, थैंक्स लॉट, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं शुक्रगुजार हूँ दिल से आपका। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू। थैंक यू। आप जिस घराने से आते हैं वहाँ तहजीब एक पढ़ने की चीज़ नहीं है, जीने का तरीका है। मेरे ख्याल से आपने शायद मेरी लिटरेरी लेगेसी के बारे में जिक्र किया है। कुछ हद तक तो सही बात है कि मेरे वालिद मोहतरम जनाब ज़ुबैरुल हसन वो गाफिल तखल्लुस रखते थे, शायरी करते थे, और मेरे दादा जान ज़हरुल हसन हसन वो भी शायरी का ज़ौक़ रखते थे और शायरी करते थे। दोनों की किताबें शाये हो चुकी हैं, वो साहिब दीवान हैं। सहरावी समंदर भी उनकी किताब है जो शाये हुई, और उसके बाद वालिद साहब की 2 किताब मंज़िल आम पे आई है, अजनबी शहर और दरीचे की धूप। तो कहीं न कहीं मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो अदबी विरासत है मुझे अपनी ज़िंदगी में मिली, इसका किसी न किसी तरह रोल मेरी ज़िंदगी में रहा है। जी, कभी आपको ये महसूस हुआ कि ये आपके लिए ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, एहसास से बढ़कर ज़िम्मेदारी है कि आपको लेगेसी आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है? बिल्कुल, देखिए इंसान की ज़िंदगी में मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, दिस इज़ माई ओपिनियन, कि एक इंसान को ज़िम्मेदारी के साथ साथ एक ऐसे सफ़र पे रवाना होना होता है जिसमें कि वो अपने ज़िंदगी के तमाम मरहले तक पहुंचता है। तो आप अपने पेरेंट्स से या अपने जो आबा व अज़दाद से जो चीज़ हासिल करते हैं, जो खूबियाँ उनसे आप सीखते हैं, जो सच्चा रास्ता वो दिखाते हैं, तो कहीं न कहीं वो ज़िंदगी में आपके लिए मील का पत्थर साबित होता है। तो हमको लगता है कि शायद हर इंसान की ज़िंदगी में पेरेंट्स का रोल भी है, समाज का भी है, वो एहसासात और जज्बात का भी है जिसके तहत उसकी ज़िंदगी
परवाज़ होती है या परवान चढ़ती है। ये एहसास ज़्यादा एम्पावरिंग था या ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने वाला था? In my opinion, both the sense, it is I think playing equal role, क्योंकि लगता है कि empowerment के साथ साथ वो शायद हमको लगता है आज़ादी के माहौल में ही आप empowered होते हैं, तो इसलिए लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोहेरेंट है अपने आप में। तो मैंने अपने ज़िंदगी में शायद ये किया कि अगर आप एक आज़ाद माहौल में अपनी परवरिश पाते हैं जहाँ आपके साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी चलती हैं, मुझे लगता है कि शायद मुझे एक ज़िम्मेदार सिटीजन बनना है, एक ज़िम्मेदार इंसान बनना है, एक ज़िम्मेदार बाप बनना है, एक ज़िम्मेदार बेटा बनना है, तो कहीं ना कहीं लगता है वो आपकी ज़िंदगी में हर तरह से आपको मजबूत बनाता है। और सक्सेस के लिए सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ भी यही है कि आप ज़िम्मेदारी को कबूल करते हुए आज़ाद माहौल में अपने आप को मतलब बढ़ने दीजिए, इसलिए कि ये शायद आपको हर लिहाज से एक तरह शेप करता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी। आज भी आपके मतलब आपके दादा या आपके वालिद की कोई ऐसी बात जो आज भी आपके फैसलों में कहीं ना कहीं झलकती है, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आ जाती है? मेरे वालिद मरहूम अब 2021 में वो रुखसत हुए दुनिया से। वो पेशे से जज थे बिहार में। उनके अलग अलग उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। तो मैंने वालिद साहब के साथ जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, तो उनके साथ कॉलेज जाने से पहले, तो जब तक मैं उनके साथ था स्कूलिंग, तो मैंने बहुत करीब से उनको देखा, क्योंकि वो शायर थे, साथ में जज थे, तो किस तरह अपने वक्त को मैनेज करते थे और शायरी करते थे, और एक ईमानदार जज के तौर पे वो जाने जाते भी थे। तो उनको मैंने बहुत ये देखा कि किस तरह से वो बहुत जब वो फैसले देते होंगे तो कितना सख्त तरह से वो उनका फैसला आता होगा, या वो दिल पे पत्थर रख के भी कुछ फैसले करने पड़ते होंगे, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने दोनों जिम्मेदारियों, अपने ज़ौक़ को भी, अपने शौक़ को भी, और अपनी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारी है उनको निभाया। तो उन्होंने एक चीज़ हमेशा हम लोगों को बताई कि इंसान को हमेशा अपने हद में रहना चाहिए, कि एक वजूद उस पाक परवरदिगार का है और हम उनके बंदे हैं। हमारी वी आर हैविंग सर्टेन लिमिटेशंस, तो उस लिमिटेशन से आगे आप जब क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो यू आर लूजिंग समथिंग। तो तकब्बुर से बहुत दूर रहने को उन्होंने हमेशा हिदायत दी, और उन्होंने कहा कि इंसान की अकल अल्लाह को पसंद नहीं है। तो टू बी वेरी सिंपल, तो उन्होंने सिंपलिसिटी के साथ ज़िंदगी गुजारी। वो शायद वही एक विरासत है जो मुझे आज भी फ़ख्र होता है कि वो सिंपलिसिटी शायद अगर ज़िंदगी में इंसान का हिस्सा बने, और वो अपने आप को अपने कद के हद में नहीं रहे, बल्कि वो लगे कि जो कद अल्लाह ताला ने अता किया है तो शायद सिर्फ उसी मालिक की मेहरबानी है। तो सिंपलिसिटी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो बोलते हैं ना, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जो सेल्फहुड है तो हमारे मज़हब में भी है, और ऐसे भी देखिए दुनिया के हर मज़हब में इसकी सीख दी गई है। तो वो एक बहुत ज़रूरी अहम रुकन है इंसान की ज़िंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके दादा का साया कब तक था आप पर? देखिए, मेरे दादा जो वो क्या वकालत करते थे, हमारे दादा। जी। और अच्छा, मुझे दादा भी वकालत जी करते वकालत करते And- थे। बिहार के जो सीमांचल में एक अररिया एक जगह है, तो वहाँ से हमारा ताल्लुक़ है। हम लोग गांव से में हम लोग की छोटी मोटी ज़मींदारी थी, जी। लेकिन दादा ने इल्म को हमेशा तरजीह दी और तालीम पे उनका फोकस रहा। तो वो प्रैक्टिस करते थे और लीगल प्रैक्टिस था उनका, लेकिन उन्होंने समाजी खिदमात भी बहुत किए। तो उनके बारे में मैंने मुझे बहुत याद तो नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा था तब उनका साया हम लोग के सर से ये हुआ। लेकिन How old वालिद were साहब, you? आई थिंक दैट टाइम आई वाज 5 ईयर ओल्ड। 5 years, तो okay. हाँ, तो मुझे एक अक्स है उनका, हाँ, एक छोटा सा, लेकिन उनकी बातें याद नहीं है। जी जी जी। लेकिन चूंकि उन्होंने जो कुछ लिखा है अपनी शायरी में, वो आज भी हम लोग के घर में महफूज है। जी जी। और हमारी एक तंजीम है बज़्म हसन, तो बेसिकली इट इज़ लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, तो जिसके तहत हम लोग शेर व शायरी, अदब, तहज़ीब व तमद्दुन इसकी फ़िक्र करते हुए हम लोगों ने कायम किया वालिद साहब के हाथ में ही। और उसमें उनकी जो शायरी है, सहरा भी समंदर भी, तो क्लासिकल शायरी है जो आप 1920s 25 की शायरी, और क्योंकि वो बहुत मेरे ख्याल 70s में उनका इंतकाल हुआ, तो लेकिन ज़्यादातर जो प्री पार्टीशन पीरियड की भी शायरी उनकी, तो उनकी शायरी से अक्स मिलता है वो किस तरह के इंसान थे। पापा बताते हुए भी सीधे सच्चे, पूरी इंसानी ज़िंदगी उनकी इस तरह गुजरी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे।
मेरा भी जब दादा का इंतकाल हुआ, आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, लगभग 11 साल की उम्र, बट जितना भी बरस उनके साथ बीते, वो उस चीज़ का आज भी हमारे लाइफ पे, डिसीजंस पे बहुत सारा इम्पैक्ट रहता है. जी, तो आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग. देखिए मेरा भी बिल्कुल मानना है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमारी सिर्फ तहज़ीब की अक्कासी नहीं करते, बल्कि हमको वो एक सांचे में ढालते हैं. उनकी कीमती बातें और हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाती हैं. तो आज के दौर में लगता है कि बुज़ुर्गों को कीमती बातें हमेशा, ख़ास कर नए जनरेशन को याद रखनी चाहिए कि उन्होंने किस सब्र के साथ और सुकून के साथ और ज़िक्र और फ़िक्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी. जी, आजकल जो थोड़ा मिसिंग है. हाँ, वो मिसिंग भी कह सकते हैं आप, लेकिन हमको लगता है कि ज़रूरत आज ज़्यादा है. जी. एक मेरा एक शेर है, चूँकि मैं लिखता भी हूँ थोड़ा, तो एक शेर है कि कीमती बातें बुज़ुर्गों की हुआ करती हैं, तुम नए घर में वो तस्वीर पुरानी रखना. तो हमारी वो ये है कि हम अपनी विरासत को पहचानें, अपने बुज़ुर्गों को भी पहचानें, उनकी कीमती बातों को भी याद रखें. शायद यही वेल्थ है जिसको हम कैरी कर सकते हैं. ट्रेजर है हमारे हाँ, लिए. ट्रेजर. जब खाने के टेबल पे आप सब साथ बैठे होंगे, किस तरह की गुफ्तगू होती थी बचपन में? वालिद साहब के साथ तो अक्सर वो रात को खाने के बाद तो हम सब भाई बहन उनके साथ बैठते थे, और बहुत खुश मिजाज थे मेरे वालिद मोहतरम, और बहुत सोशल भी थे. तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत था, वो पूरी चीज़ बहुत ही लुत्फ़, हम लोग समझिए कि एक तरह से उनके अंदाज़े बयां के कायल थे. अच्छा. किस तरह से पुरानी बातों को सुनाते थे, पुराने किस्से, हमारे गांव के किस्से, अपने स्कूल डेज़ के किस्से, तो जिसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जिससे हम लोग सबक हासिल करते. उस ज़माने में बीबीसी का एक प्रोग्राम आता था, शाहीन क्लब. अच्छा. शाहीन क्लब हम लोग वालिद साहब के साथ सुनते थे. तो अच्छा. बच्चों का प्रोग्राम था, जी. और वो अपने लिए जो अदबी रिसाले मंगाते थे, 20वीं सदी, शमा, हुमा, या इस तरह की, तो हम लोग के लिए भी उर्दू और हिंदी में कुछ किताबें आती थी. मुझे कुछ किताबें याद है, वालिद साहब बोलते ज़रूर पढ़ा करो. तो एक था हिलाल, नूर, और उसी तरह हिंदी में नंदन. तो उन्होंने शायद हमको लगता है कि बुक रीडिंग पे सबसे ज़्यादा जोर दिया कि आप अगर आउट बुक्स पढ़ते हो तो तुम्हारा ज़िंदगी में जो चीज़ सब्जेक्ट में नहीं मिल सकती, बुक्स में नहीं मिलती सब, तो वो आप आउट बुक्स के थ्रू अपने आप को, उस वक्त तो चूँकि मोबाइल का दौर नहीं था, टेलीविज़न नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था. सोशल मीडिया नहीं था, तो शायद ये मैगजीन्स बहुत ही, कॉमिक्स हुआ करता था. जी. जी. मुझे याद है, तो कॉमिक्स बहुत कीमती चीज़ होती थी. तो वालिद साहब ने कभी रोका नहीं कि आउट बुक्स पढ़ने के लिए. तो मुझे लगता है कि वो बहुत, उनकी बातों से भी हम लोगों को फ़ायदा हुआ, और उन्होंने जो छूट दे रखी है तो उससे भी फ़ायदा हुआ. आपके वालिद एक जज रह चुके. घर पे ज़्यादा बात क्यों सही है पर होती थी कि क्या सही है पर होती थी? दोनों पे, अच्छा. दोनों पे होती थी. कोई एग्जाम्पल है आपके माइंड में? वो दोनों चीज़ को हमेशा बोलते थे. मैंने कहा ना, वो एक आज़ाद के तौर पे बोलते थे, किसी चीज़ को सोचो लेकिन क्वेश्चन ज़रूर करो. तो बोलते थे ये ज़रूरी नहीं कि एवरी फूल कैन आस्क ए क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन करता है इसका मतलब उसके अंदर एक विजडम है, एक ताकत है, वो पूछ सकता है, मतलब वो सोच सकता है. तो क्यों के लिए उन्होंने हमेशा तरजीह दी कि आप क्वेश्चन तो ज़रूर करो. अगर मैं कोई बात बोलता हूँ, अगर तुम कोई इत्तेफाक नहीं रखते हो तो यू आस्क क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कैसे, इसलिए कि ज़िंदगी को कैसे सही ढर्रे पे ले जाना है, और कैसे ये चीज़ें दुरुस्त की जा सकती हैं. तो उनके उसमें मशवरे, नेक मशवरे होते थे, वालदा के भी, वालिद मोहतरम के भी. तो क्यों और कैसे के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ती गई. आपने बताया बचपन से किताबें भी पढ़ते हैं. किताबों से ज़्यादा सीखा कि लोगों के रवैये से ज़्यादा देखिए, सीखा? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं, यानी यूपीएससी क्वालिफाई करने से पहले जो मेरा बचपन गुजरा, तो बिहार और झारखंड के अलग अलग छोटे छोटे शहरों में जहाँ मेरे वालिद मोहतरम की, मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग रही, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत छोटी जगह है पूर्णिया, मधेपुरा, झारखंड में एक जगह चाईबासा है, पटना में भी थे वो. तो अलग अलग जगह की अलग अलग रिवायत और ट्रेडिशन, कल्चर, तो वो उसका हम लोगों का मेरी ज़िंदगी बहुत असर पड़ा. तो एक अलग कंपोजिट कल्चर का भी, कॉलोनी में रहते थे. लेकिन हम जिस इलाके से हमारी वाबस्तगी है तो वो नेपाल से सटा हुआ बिहार का सीमांचल इलाका है. तो बहुत प्रॉस्पेरस तो आज भी नहीं है, लिटरेसी रेट भी बहुत कम है वहाँ. लेकिन एक चीज़, जो गांव की मिट्टी, वहाँ की सोंधी मिट्टी, वहाँ के कल्चर, वहाँ की गुर्बत, वहाँ की कमी, और हाशिए में जो जिस तरह की ज़िंदगी मतलब चल रही है,
बहुत करीब से देखने का मौका मिला। जब भी हम लोग ईद के मौके से या किसी त्यौहार के मौके से गांव जाते, वालिद साहब बोलते एक साल में एक सफ़र कम से कम अपने गांव का होना चाहिए। तो हम लोगों ने शायद वहाँ की ज़िंदगी की सच्चाई को बहुत करीब से देखा। और हमारे इलाके के बहुत मशहूर हिंदी के राइटर थे, उनका नाम फणीश्वरनाथ रेणु था, तो जिनका मैला आंचल बहुत फेमस उपन्यास है, नॉवेल। और उनकी एक कहानी पे एक फिल्म भी बनी है, तीसरी कसम। अच्छा। तो उनके रचनाकार जो राइटर हैं, तो बेसिकली हमारे बिल्कुल करीब के अच्छा, गांव से थे। अच्छा। तो ही वॉज बिग राइटर। तो उसमें हमको लगता है कि उनके चीज़ों को भी हमने बड़े करीब बचपन में पढ़ा। तो लगा कि शायद ज़िंदगी की सच्चाई को समझने के लिए है कि आप अपनी मिट्टी से बहुत जुड़िए। जो आदमी अपनी मिट्टी को भूलता है तो शायद अपने रूट को भूल जाता है। तो वो उसका कहीं ना कहीं असर हमारी ज़िंदगी पे रहा है। अभी भी आप बैलेंस करते हैं? गाँव का सफ़र होता है हाँ, साल मैं में? कोशिश तो ज़रूर करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर रिश्तेदार हमारे अभी भी वहीं हैं। जी। और मैं नौकरी के सिलसिले में, अब चूँकि मैं रेवेन्यू सर्विस में हूँ, इंडियन रेवेन्यू सर्विस 2005 बैच में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद का सफ़र हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग शहरों में, हुआ। ज़्यादातर बड़े शहरों में। लेकिन अभी भी कोशिश रहती है कि किसी न किसी मौके से वहाँ जाऊँ, वहाँ के लोगों से बात करूँ, मिलूँ। तो मुझे आज भी अच्छा लगता है कि आज लगता है कि मैं अपने पुराने स्कूल, हालांकि मैंने गांव में कभी स्कूलिंग मेरी गांव में नहीं हुई, लेकिन मैं जब भी जाता हूं तो मुझे लगता है कि गांव के छोटे से स्कूल में ज़रूर जाता हूं। और मुझे लगता है कि शायद आज भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है वहाँ से, और वहाँ की सादगी से, और वहाँ की जो मिट्टी की नमी है, हवा में जो खुशबू है। तो वो ज़िंदगी तो एक सफ़र है, उस जिसमें हम लोग चलते रहते हैं, और मंजिल शायद अल्लाह तय करता है, लेकिन उसके कश्मकश में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका यूपीएससी का सफ़र, मतलब क्या खिंचाव था यूपीएससी की तरफ? बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड है, वालिद जज रह चुके, दादा लॉयर थे, हाँ वकालत करते थे, और आपका सफ़र यूपीएससी की तरफ, कोई मोटिवेशन था, चीज़ें बदलने का सोच था? देखिए, हमने आपको बताया कि हमारे जो गांव है, मेरा गांव कमलदाहा उस गांव का नाम है, और हमारी वहाँ ज़मींदारी थी हम लोगों की। लेकिन जिस वक्त हम लोगों ने, हमारा बचपन होगा शायद, तो वो ज़मींदारी ख़त्म हो रही थी, ज़मीनें बिक रही थी। ब्रिटिश पीरियड में वो एक स्टेट कहलाता था हमारा गांव, आज भी ज़मींदारी के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन उस वक्त मेरे दादा ने महसूस किया कि आप अपनी पुरानी चीज़ों पे हमेशा फ़ख्र नहीं कर सकते। अगर आपको अपने वजूद को कायम रखना है तो इल्म हासिल करना चाहिए, तालीम पे ज़ोर देना चाहिए। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़ोर इसी पे दिया, और इसलिए वो अपने बच्चों को शहर लेके गए, उन्होंने पढ़ाया मेरे वालिद को। मेरी फूफी जान पहली शायद उस डिस्ट्रिक्ट की, ओल्ड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की पहली जो मेरी बड़ी फूफी थी, उन्होंने टीचिंग में, शी वॉज द फर्स्ट लेडी टीचर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, और इत्तेफाक से उनका नाम भी कुदुस्सा बेगम था। अच्छा। और उन्होंने जी, तो उन्होंने उस तरह के थे। उस वक्त तालीम निस्वां के लिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं था, जी जी। उन्होंने अपने बच्चियों को पढ़ाया। माशाल्लाह। तो एक वो इम्पैक्ट था कि मुझे लगता है कि अगर इल्म हासिल करते हैं, और शायद अगर वाइडर पर्सपेक्टिव में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो शायद ये यूपीएससी ही एक ज़रिया था जहां हम लोग अपने सपने को एक अंजाम तक पहुंचा सकते थे। तो और वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं भी, चूँकि मैंने लॉ भी किया है, अच्छा। तो पापा चाहते थे कि मैं जुडिशरी में आऊँ, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर था कि मैं इधर यूपीएससी की तरफ आऊँ। मैंने तैयारी की, मेरा ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ, और मैंने हमदर्द से तैयारी भी की, और साथ में पटना में कुछ दिनों तक था। तो मुझे लगा कि ये शायद एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो शायद बड़े पैमाने पे लोगों की आप मदद कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। और शायद हमको लगता है कि दिस सर्विस गिविंग यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू कंट्रीब्यूट योरसेल्फ फॉर द मेकिंग ऑफ नेशन। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट। जब ट्रेनिंग और रियलिटी पे ग्राउंड पोस्टिंग, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, बहुत डिफरेंस है। एक तो जो हम लोगों की 2 साल की ट्रेनिंग होती है, तो वो बेसिकली क्लासरूम और फील्ड की ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पे आप जो रियल चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाते। तो आप एक आइडियल माहौल में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बहुत हद तक आर्टिफिशियल भी हो सकती है। मसनूई तौर पे आप बहुत चीज़ों को जानते हैं, या ऐसी ट्रेनिंग जाती है जिसमें कि केस लॉज हैं या विलेज विजिट है। लेकिन आप जब अपने
ऑफिस में बैठते हैं, फाइलों से आपका नाता पड़ता है, लोगों से पड़ता है, तो लगता है कि शायद ऐसे चैलेंजेस जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं। तो उस वक्त आपको किस तरह से, किस जिम्मेदारी के साथ डिसीजंस लेने हैं, फैसले लेने हैं, देन दैट टाइम यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो वो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन ट्रेनिंग ज़रूरी इसलिए है कि ट्रेनिंग में ही आप अपने आप को उस लायक बनाते हैं कि आप आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर फेस सकें, कर सके उसको। फेस कर सकें। तो इसलिए ट्रेनिंग भी इतना इम्पोर्टेंट है। और चैलेंजेस का मुकाबला ही ज़िंदगी है, जी। सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं है, आम आदमी को भी ज़िंदगी के चैलेंजेस का बिल्कुल, मुकाबला करना पड़ता है। बिल्कुल। जब यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, उस दौरान कभी इस तरीके का ख्याल आया कि शायद ये राह मेरे लिए नहीं है? क्योंकि जब मैं अभी अपना पीएचडी कर रही थी, 6 साल लगे मुझे, क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया था। एक फ़ेज़ आया था जब मुझे लगा कि शायद कंप्लीट नहीं होगी, बट विद द राइट मोटिवेशन फ्रॉम पीपल वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, एंड कॉन्वोकेशन भी हो चुका है, जी, मुकम्मल जी। हो चुका है। चलिए मुबारक हो आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। सो उस दौरान, प्रेपरेशन के दौरान, आपको कभी इस तरीके का एहसास या ख्याल आया था कि शायद ये राह मेरे लिए नहीं है? हाँ, ये शायद मुझे ही नहीं बल्कि हर किसी जितने को। एस्पिरेंट्स हैं सबको लगता है कि वो कामयाबी की राह मुश्किल तो है। लेकिन अगर बोलते हैं हिंदी में एक शब्द आता है सतत प्रयास, कि कंटिन्यूस लेवल पे आप रिगरस एफर्ट करते हैं तो कामयाबी में कन्वर्ट होती है। ये सही है कि जब हमें कामयाबी नहीं मिल रही थी, मुकम्मल कामयाबी जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता था कि शायद ये राह मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन मैं ये भी सोचता था शायद जो क्वालिफाई करते हैं तो वो भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद करते हैं। तो कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि किसी पोस्ट पे आपने कामयाबी हासिल कर ली, आईएएस आईपीएस आईआरएस बन गई, ये कामयाबी है। तो मेरे वालिद साहब ने हमेशा सिखाया, कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि तुम जो पोस्ट को हासिल करना चाहते हो कामयाबी है, बल्कि जो मेहनत कर रहे हो किसी न किसी फॉर्म में वो रिटर्न बैक होगी तुम्हारे पास, तो कहीं ना कहीं कोई फल देके जाएगा। आज तुम पढ़ाई कर रहे हो तो आज हो सकता है किसी में कामयाब नहीं हो, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात पे जोर दिया कि वक्त गुजरने के बाद अगर आपने मेहनत नहीं की और वक्त गुजर गया, तब आप कितनी भी मेहनत करेंगे वो वक्त नहीं मिलेगा आपको। तो सही वक्त पे सही तरह से मेहनत करना उन्होंने सिखाया, और ये कहा कि अगर तुम्हारी किस्मत में है, अल्लाह को मंजूर है, तो ये कामयाबी मिलेगी। तो इसलिए कभी कभी लगता था वालिद साहब की इस दुआ या इस तरह की उनकी रहनुमाई की वजह से रास्ता बहुत आसान हुआ। लेकिन ये सही है कि मैं कहीं कहीं टूटा भी, लगा कि शायद मैं लौट जाऊं, लेकिन मुझे पास कोई, आई वॉज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन, कि मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट वे है कि इसमें अपने आप को साबित करूं। तो इस मौके में अपना शेयर उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो वो जिस दर्द को वो शायद समझ सके। हाँ, वो शायद इस दर्द को मैंने भी झेला है, उस दौर से अगर वो गुजर रहे हैं तो उनके लिए एक शेर है मेरा कि तिनके तिनके में हौसला देखो, कभी फुर्सत से घोंसला देखो, चूम लेगा फलक की पेशानी, इन परिंदों का काफिला देखो, और खुद ही बाहों में आ गई मंजिल, मेरे कदमों का फासला देखो। तो इसमें मैसेज यही है कि आप जब चलेंगे, फासला तय करेंगे, तभी मंजिल मिलेगी, तो चलना तो पड़ेगा। जी, आपने जो आपके वालिद के बारे में कहा, उस पे से मुझे मेरे दादा की एक छोटी सी बात याद आ रही है। जी, वो भी ये कहा करते थे, सब्र वो नहीं है जो आपको पछतावे के बाद हो, सब्र वो है जो आपके पर जब कुछ बीतती है तभी सब्र कर लो, जब चीख लो, चिल्ला लो, फिर आपको रिग्रेट हो, वो सब्र नहीं है। जी। इस मामले में मेरी भी मेरा ख्याल है कि देखिए सब्र और शुक्र तो हमारे मज़हब का वो कंपोनेंट है जिसको हमेशा अल्लाह ने जोड़ दिया कि इंसान को, क्योंकि देखिए इसी दो तरीके से ज़िंदगी गुजरती है। यू आर हैविंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन लाइफ, तो वहाँ आप सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए, जी। और अगर आपको अल्लाह ने नवाजा और आपने अपनी कामयाबी हासिल की शुक्र। और आप नेमत से नवाजे गए, तो शुक्र अदा कीजिए। बिल्कुल तो ये दोनों चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है तो आप कभी मायूस नहीं हो सकते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मायूसी ज़िंदगी में होनी भी नहीं चाहिए। जी और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हैं, जी। और इस अप्स एंड डाउन्स को अपने बाहों में समेट कर जो आदमी आगे बढ़ता है वही कामयाब है। बिल्कुल, और मुझे लगता है शुक्रगुजारी से नेमत और बढ़ जाती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं बार बार बोलते, देखिए सबसे पहले तो खुदा पे यकीन, और उसके बाद ख़ुद पे यकीन, और उसके बाद आप बोलते हैं कि ज़िक्र कीजिए और फ़िक्र कीजिए। तो ज़िक्र उस खुदा का, फ़िक्र अपने माश का, तलाश माश में आपकी फ़िक्र होनी चाहिए, कोई रिसर्च में आपकी फ़िक्र होनी चाहिए, कोई अच्छी बातों में अपनी फ़िक्र होनी चाहिए।
सोशल कंसर्न में फ़िक्र होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 जो ये वर्ड्स हैं तो आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इसको अगर आप गहराई से रिसर्च करें तो लगता है बहुत कुछ आप इन्हीं वर्ड्स से आप ले सकते हैं। बिल्कुल लाइफ का क्रक्स है। क्रक्स है, यस यू आर राइट। यूजुअली जितने भी लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एक अलग ही प्रेशर होता है, एक समाज का प्रेशर, अपने आप से खुद का एक्सपेक्टेशन। उनके लिए कुछ मैसेज है जो आप देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, पहले तो यकीन रखें वो कि कामयाबी उनके कदम चूमेगी। यकीन अपने आप पे भी रखना है और उस मालिक पे भी रखना है जिनको मानते हैं, खुदा। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा खुदा और खुद ही पे यकीन रखना, सेल्फहुड। तो सेल्फहुड इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की कि आप अगर कॉन्फिडेंट हैं कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसकी कोई ना कोई मंजिल है, तो आप कामयाबी हासिल करते हैं। तो 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वक्त की कैसे कदर करें और उस वक्त में ही आपको, चूँकि जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यू आर हैविंग सर्टेन पीरियड फॉर प्रिपरेशन, उसके बाद आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। अगर वही वो गैप बहुत लंबा होता है तो आप फिर डिप्रेस होते हैं, फिर आपको लगता है ये शायद हासिल नहीं होगी, नाकामयाब भी होते हैं उसमें। तो लगता है कि अगर सही वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल आपने किया तो वो आपको कहीं ना कहीं एक मंजिल तक लेके जाएगी। दूसरी चीज़ कि वेदर यू आर गेटिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज, या वो है या नहीं। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी का ये पैटर्न है कि आप सारी चीज़ किताब से पढ़ के नहीं कर सकते। आपको अपने विजडम से, अपने एक्सपीरियंस से, आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ करेंट अफेयर्स का एक है, सोशल स्टडीज़ है या जनरल स्टडीज़ है, तो उसमें कौन सी चीज़ें रहती हैं। आप सोचिए कि एक बचपन से लेके आपने अब तक सीखा है उसी को प्रेजेंट करना होता है। तो वो तो लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप उस लैंग्वेज के थ्रू वो चीज़ जो आपने अब तक सीखा है, जाना है या सुना है, तो उसको उसी तरह प्रेजेंट कीजिए। वो अगर नेचुरल फॉर्म में आती है तो आप कामयाब होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ने हिस्ट्री रखा है, मैं हिस्ट्री मेरा एक सब्जेक्ट था। अच्छा। और अलीगढ़ से मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। अच्छा। और हिस्ट्री ऑनर्स था। तो मैं मेरी अपनी बात बता रहा हूँ ताकि हो सकता है बच्चों को काम भी आए। अगर मैं किसी शहर में गया, जैसे मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली में क्या घूमते हुए हिस्ट्री की तैयारी हो सकती है कि नहीं हो सकती? मेरे ख्याल से हो सकती है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा, अगर किसी चैप्टर को आपने पढ़ा है, तो आप अपने आँख से देखते हैं जामा मस्जिद, लाल किला, तुगलकाबाद का किला, मेहरौली, तो कोरिलेट करेंगे तो लगेगा दिल्ली सल्तनत से लेकर के आखिरी मुग़ल बादशाह तक की हिस्ट्री आप अपनी इमारत में देख रहे हैं। वो इमारत आपको हिस्ट्री सुना रही है, आओ मुझे देखो, सुनो। हुमायूं टॉम की अपनी अलग कहानी है, पुराना किला की अपनी अलग कहानी है। तो क्या हम घूमते फिरते हुए तैयारी नहीं कर सकते? वो भी कर सकते। आप कहीं गए, कुछ सोशल इशूज़ पे अगर डिस्पैरिटी है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, तो कहाँ हो रहे हैं? आपके गांव समाज आसपास में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आपने अगर न्यूज़पेपर में देखा है तो आपने कोरिलेट किया कि ऐसा तो नहीं है आपके ही समाज का हिस्सा हो, आप जिस आसपास रहते हो वहाँ भी ऐसा होता हो। बिल्कुल। पॉवर्टी है तो कैसे डिफाइन होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो क्या है वो, क्यों गवर्नमेंट लाई है इसको? वेलफेयर स्टेट है तो क्या इसका मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट क्यों हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर नेशन? तो वेलफेयर किसके लिए? कौन से डाउन ट्रॉडन लोग हैं जिसके लिए गवर्नमेंट स्कीम ला रही है? फिर योजनाएं क्या हैं, पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, इंदिरा आवास योजनाएं क्या, सब कोरिलेट है। तो इसलिए हमको लगता है कि बहुत जहन को खुला रखें और अपने आप पे भरोसा करें तो रास्ता आसान है। जी बिल्कुल। कभी ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ा जो प्रोफेशनली तो काफ़ी सही था लेकिन इमोशनली बहुत हैवी था? कोई एग्जाम्पल मैं अभी तो बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं, लेकिन बहुत से मौके ऐसे आए जिसमें लगा कि मुझे शायद, जैसे मैं मेरी एक बार, चूँकि देखिए आप इंसान की ज़िंदगी एक साथ चलती है, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो दोनों को आप बैलेंस करके चलना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वालिद साहब जब रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद इत्तेफाक से बीमार हो गए और तो उनको किडनी डिजीज़ था, डायलिसिस पे थे। तो उसी वक्त मेरा तबादला ट्रांसफ़र नोएडा से विशाखापट्टनम हुआ। तो मुझे लगा कि शायद ये चैलेंज है जब मैं अपने फादर से इतना दूर जा रहा हूँ। कम्युनिकेशन भी, डायरेक्ट फ़्लाइट भी इतनी नहीं थी उस वक्त, अब है या पता नहीं, लेकिन वहाँ से मुझे बार बार बिहार आना और उनको, तो मैं बहुत हैवी डिसीजन था मेरे लिए। मुझे लगा शायद मैं वहाँ जाकर अपने काम को अंजाम दे पाऊँगा और यहाँ मेरी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी उसको कैसे देखूँगा। लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो रास्ता भी आसान हुआ
और मुझे लगा कि शायद एक कमिटमेंट आपका समाज के साथ होता है, मुल्क के साथ होता है और आपका फैमिली के साथ होता है. बिल्कुल. यू हैव टू मेक बैलेंस. तो बैलेंस की ज़रूरत होती है. इसी तरह एक बार मैं एक वाक़या इत्तेफाक से याद आया गया. आई वॉज पोस्टेड in Calcutta. That time I was deputy commissioner. I was holding additional charge of deputy commissioner of Andaman Nicobar. अच्छा. तो every 2 और 1 month के बीच में किसी न किसी मीटिंग के सिलसिले में मुझे जाना पड़ता था. और मैं मेरे पापा में उनको बोलता वालिद साहब को कि पापा आए हुए थे कलकत्ता, उनका डायलिसिस था. तो मेरे बड़े भाई थे और मेरे मामा भी थे. तो मुझे अचानक किसी मीटिंग के सिलसिले में अंडमान जाना हुआ. तो अंडमान में उस वक्त इवनिंग की फ़्लाइट नहीं होती थी. तो लेकिन 4 बजे मुझे फ़ोन आया कि मेरे उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई ड्यूरिंग डायलिसिस. और उस वक्त लौटने का कोई ये नहीं था, साधन नहीं था कि अर्ली ही मॉर्निंग में वापस आ सकता. तो वो रात में मैंने कैसे गुजारी. लेकिन मुझे यकीन था कि शायद अल्लाह ही रास्ता आसान करे, उन्होंने किया भी. तो कभी कभी दोनों जिम्मेदारियाँ साथ चलती हैं. तो समटाइम यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर योर नेशन. तो नेशन के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी भी है. ये इस मुल्क ने आपको सब कुछ दिया है. और आप जब सिविल सर्वेंट होते हैं तो शायद लगता है कि आप अपने ज़ाती दायरे से बाहर आते हैं. तो अपने जो कोर सर्किल से बाहर निकलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना पीरियड में जितने सिविल सर्वेंट थे, ये डॉक्टर्स या और लोग भी, तो उन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है तो अपने आप में मिसाली है. बिल्कुल. जीएसटी में भी आपने काफ़ी सर्व किया है. कोई ऐसी एक खूबसूरत याद जीएसटी के टेन्योर में से जो अब आज भी आपके लिए बहुत खुशबूदार है? एक तो मेरी खूबसूरत याद ये है कि जीएसटी कॉन्सेप्ट जब था, जीएसटी जब लागू हुआ तो उस वक्त हम लोगों को पता नहीं, सबके जहन में था पता नहीं ये टैक्स नया है तो इसको किस तरह से कामयाब होगा या पब्लिक इसको किस तरह से लेती है. लेकिन मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, रेवेन्यू सर्विस, तो रेवेन्यू सर्विस के बारे में कहा था कि जब से दुनिया कायम है तब से रेवेन्यू का रोल है. किसी भी नेशन में जो रेवेन्यू कलेक्शंस है वो उस नेशन की बुनियाद रखती हो. क्योंकि जितने वेलफेयर स्कीम्स हैं या जितनी तरक्की याफ्ता चीज़ें हैं या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो वो इसी रेवेन्यू के थ्रू होता है नेशन बिल्डिंग जो है. तो जीएसटी भी इस तरह का था कि आसान होगा. लेकिन उस वक्त हमारे जहन में आया कि जीएसटी आउटरीच प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही थी. तो मेरे जहन में आया कि क्यों नहीं इसको पॉपुलराइज़ करने के लिए, चूँकि मैं शायरी करता हूँ, तो मैंने एक गीत लिखा जिसे जीएसटी गीत बोलते हैं. तो मैंने लिखते वक्त ये नहीं सोचा था, दैट टाइम आई वाज पोस्टिंग वाइजैक, विशाखापट्टनम, कि एक दिन ये जीएसटी एंथम बन जाएगा. तो जो मैंने लिखा, एक देश एक कर और एक ही बाज़ार, नए भारत का रख रहा है जीएसटी आधार. तो इसी तरह एक गीत था जिसको जीएसटी गीत बोलते हैं. और आज वो जीएसटी गीत डिपार्टमेंट की पहचान है और उसको जुबिन नौटियाल ने गाया है, अपनी आवाज़ दी है. अमृता फडणवीस ने भी गाया है. और जीएसटी डे के मौके से कहीं ना कहीं उसको बजाया भी जाता है. लोग उसको सुनते हैं, अच्छा लगता है. तो लगता है वो मेरे लिए एक याद बन गई कि मैंने एक छोटा सा लिरिकल कंट्रीब्यूशन छोटा दिया है डिपार्टमेंट को, ताकि जो हम काम अच्छा करते हैं तो वो उसका मैसेज जाए. बिल्कुल. टैक्स किसी को टैक्स करने के लिए नहीं है, बल्कि नेशन की सर्विस के लिए है. बिल्कुल. बिल्कुल. और आम लोगों के बेनिफिट के लिए है. तो ये मैसेज जो मैंने देने की कोशिश की. आपका लिटरेचर यहाँ काम आया एक जी, पहचान जी, बनाने बिल्कुल, के ये लिए. कह सकती हैं आप. बिल्कुल. अभी आप फ़िलहाल आई थिंक 2-3 साल से यू आर सर्विंग इन एक्सपोर्ट, कमिश्नर ऑफ एक्सपोर्ट्स. यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इन एक्सपोर्ट स्पेशली? बिज़नेस करने का ईज़ है, एंट्री बैरियर्स है, या काफ़ी चीज़ें ओपन हो गई है स्पेशली फॉर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन सेंडिंग द प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बेसिक पॉलिसी है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या यहाँ से मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो, इसकी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट बहुत तरह की स्कीम लाई है. ख़ास करके अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली फॉरेन करेंसी ज़्यादा जनरेट होगा, मुल्क में, इस देश में तरक्की खुशहाली ज़्यादा आएगी. तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बहुत सी स्कीम्स गवर्नमेंट के हैं और सिंगल विंडो सिस्टम है. और टैक्सेशन को बहुत ही समझिए कि बहुत उसकी समझ को या उसके फॉर्मुलेशन को, रेगुलेशन को भी इतना आसान किया गया है कि ये ट्रेड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में कोई भी आदमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ साथ
ट्रेडिंग में हो, जैसे जीएसटी में भी काफ़ी स्कोप है। अगर आप अच्छे एक्सपोर्टर बनते हैं, अच्छे इंपोर्टर बनते हैं, तो एक तरह से नेशन की खिदमत है। उसके लिए डिपार्टमेंट हमेशा अच्छे टैक्स पेयर्स के लिए, टैक्स पेयर सारे अच्छे हैं हमारे, तो उसमें खास कर युवाओं को अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरी के तहत आप बहुत रोज़गार नहीं पा सकते। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप है अगर आपके पास, आप अच्छे एक ऐसे सेक्टर में आप जा कर के कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए हमेशा वेलकम है। डिपार्टमेंट उसके लिए हमेशा आप हेल्प के लिए आगे है। आप कहीं भी अगर कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट रिलेटेड किसी पॉलिसी से कुछ समझना है या कुछ ऐसे डिपार्टमेंटल इशूज़ है, तो आप उसको इजीली डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके या हमारे वेबसाइट के थ्रू बहुत सी चीज़ें आसानी से उपलब्ध है। जी, एक तरफ आप आईआरएस ऑफिसर है, दूसरी तरफ आपकी किताबें भी आ रही है, दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। आप टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, मेरा इस मामले में ये मानना है कि टाइम की स्कार्सिटी ज़िंदगी में नहीं होती है। हम टाइम को मैनेज नहीं करते। टाइम को इसलिए मैनेज नहीं करते कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में ऑफिस का जो वक्त है, तो जाहिर सी बात है ऑफिस के वक्त में आप ऑफिस का काम करेंगे। लेकिन इफ़ यू आर हैविंग सर्टेन हॉबीज़ या आपका पैशन है, उसके लिए भी आप वक्त निकालते हैं। आप जैसे राइटिंग, कोई ऐसा नहीं कि आप एक वक्त में बैठ के लिख देते हैं। खासी लिटरेरी जो चीज़ें आती हैं, तो मैंने कहा कि जेनेटिकली इत्तेफाक से मेरे अंदर वो जरासीम आ गया, जो मेरे दादा वालिद से होते हुए मुझ तक यू आया है। जेनेटिकली ब्लेस्ड या तो इफ़ यू आर ट्रेवलिंग, कभी लगता है कि ट्रेवल करना है, तो अचानक उसी वक्त कोई शेर हो गया, कोई कविता हो गई या कोई ख्याल आ गया। तो टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, लेकिन वक्त इतना ज़रूर मिलता है छुट्टी के दिनों में या ऑफिस आवर्स के बाद। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ऑटोमेटिकली लगता है कि एक चीज़ मेरे अंदर आ गई और हमने लिख दिया। तो उसके लिए मुझे अलग से टाइम कहीं मैनेज नहीं मैंने किया। मुझे लगता है चलते फिरते ही चीज़ें हुई हैं। आपको लगता है कि सर्विस ने कुछ चीज़ें ऐसी सिखाई लोगों के बारे में, इंसानियत के बारे में, जो किताबों से अभी तक नहीं मिली? बिल्कुल। देखिए, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने उस वक्त से लिखना शुरू किया। तो अलीगढ़ में ख़ास करके पटना, अलीगढ़ से मैं पटना आ गया था कुछ दिनों के लिए। उस वक्त मेरे वालिद वहीं पटना में पोस्टेड थे। तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में जो चीज़ें किताबों में पढ़ी, तो जब मैं तैयारी करता था उसको थोड़ा करीब से मैंने इसलिए फ़ील किया कि उस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन उस वक्त फादर का साया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ें समझ में नहीं आई कि ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ़ तरीके से आपको चैलेंजेस देती है। लेकिन व्हेन आई क्वालिफाइड यूपीएससी, और उसके बाद प्रैक्टिकली जब मेरी पोस्टिंग हुई, जॉब में आने के बाद मैंने ये करीब से देखा कि आप जिन चीज़ों किताबों में आपने पढ़ा अब तक, वो शायद आप बहुत करीब से देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं कि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हैं, बहुत से चैलेंजेस जो लोग फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है हमारे तहत, मुझे एक एहसास होता है शायद इस रेवेन्यू कलेक्शन से हमारे गवर्नमेंट को और भी आसानियाँ होंगी कि ये पीपल फ्रेंडली स्कीम्स आए हैं, लोगों के दुख दर्द कम करने का मौका मिलेगा, अच्छी सड़कें बनेंगी, पॉवर्टी ख़त्म होगा, एजुकेशन होगा। तो एक लगता है कहीं ना कहीं आप उस कंट्रीब्यूशन में आप भी एक छोटा सा किरदार अदा करते हैं। तो चूँकि मैंने खुद पहले बताया कि मैं गांव समाज को मैंने करीब से देखा है, तो मैंने हाशिए के दर्द को देखा है, हाशिए पे रहते हुए लोगों के दर्द को समझा है। तो ये दर्द हर इंसान की ज़िंदगी में है। तो आप जैसे सपोज़ कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम अगर वेलफेयर नेशन है, तो आप सोचिए कितनी चीज़ें गवर्नमेंट सिर्फ फलाह के लिए कर रही है, कल्याण के लिए कर रही है। तो ये गवर्नमेंट का एक ऐसा रूप है जिसको आम लोगों तक भी समझना चाहिए कि ये सड़कें, ये जो तरक्की हो रही हैं, इसके लिए बेसिस क्या है? रेवेन्यू है। अगर रेवेन्यू जनरेशन, मुझे लगता है मैं कुछ रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। और मैंने लगता है कि शायद नौकरी में मैंने हिंदुस्तान को बहुत करीब से देखा, हिंदुस्तान के लोगों को, यहाँ की तहजीब को, यहाँ की परेशानियों को बहुत करीब से देखा। चूँकि सिर्फ रेवेन्यू सर्विस नहीं, इलेक्शन में हम लोगों की ड्यूटी लगती है, तो मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर भी रहा हूँ, और अल्लाह ने मुझे हज कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी मक्का और मदीना, जहाँ जी मेरी किताब है, सफ़रनामा है मेरे हज ड्यूटी का, जहाँ हर कदम पे मंजिल थी, तो मैंने उसको याददाश्त के तौर पे लिखने की कोशिश की है।
तो मेरे अगर करियर का सबसे अहम अगर मरहला है तो वो हमारा सफ़रनामा भी है, तो जहाँ मैंने ज़िंदगी और आखिरत दोनों को बहुत करीब से देखा। जी कुछ कुछ उसमें से शेयर करना चाहेंगे क्या? मतलब कौन से एक्सपीरियंसेस पे आपको एहसास हुआ कि हाँ, मैं करीबी से जी एहसास जी हुआ? जी मैं उसमें सिर्फ एक बात तो जो अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ है, एक ज़िंदगी है और मौत। तो मौत हमारा यकीन है, ईमान भी है। तो जिसको मौत के बाद की ज़िंदगी को आखिरत कहते हैं। तो दुनिया के हर मज़हब में, हर धर्म में, जिनको ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, जो अच्छी चीज़ें क्या हैं? अच्छी चीज़ें कि आप अपनी अच्छी ज़िंदगी सादगी से गुजारिए, लोगों की मदद कीजिए, कोई ऐसा गुनाह मत कीजिए जो आपके दिल पे भारी हो, आपके ज़मीर पे वो भारी हो जाए। तो लेकिन फिर भी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं कि लगता है कि शायद ज़िंदगी के सफ़र में कुछ गुनाह या कुछ पाप ऐसे हो गए। तो इस सफ़र मैंने वो देखा कि हिंदुस्तान क्या दुनिया भर से जो हाजी आए, तो वो किस इनकसारी के साथ खाने काबा के गिलाफ को चूमते हुए, तवाफ़ करते हुए, सजदे करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। आखिरत के उस सफ़र के लिए आसानियाँ चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। तो अगर आखिरत का नक्शा या आखिरत का एक तस्वुर आपके जहन में है, तो इस ज़िंदगी को भी आप खूबसूरत बनाएंगे। और ज़िंदगी का मकसद वही है कि अगर आखिरत आपको अच्छी करनी है तो ज़िंदगी भी आपको अच्छी करनी चाहिए। तो इसलिए ज़िंदगी और आखिरत दोनों एक दूसरे के पहलू में मतलब शाना बशाना चलते हैं, हाँ, और एक दूसरे को बोलते हैं ना हिंदी में, पूरक है वो ज़रूरी है वो। हाँ, गोज़ हैंड इन हैंड हाँ, इंग्लिश गोज़ हैंड इन हैंड, में। यस यस। जी, आपने जब पहली बार काबा को देखा होगा, क्या कैफ़ियत रही थी उस वक़्त? देखिए, मैं 2018 में हज ड्यूटी पे गया था एज ए हज कोऑर्डिनेटर। तो ये तो हमारी ऑफिशियल ड्यूटी थी, लेकिन ऑफिशियल ड्यूटी में भी हम लोग को वक्त मिलता था कि ऑफिशियल ड्यूटी के बहाने या अपने खाली वक्त में वहाँ जाने का, उस मुक़द्दस मुकाम पे जहाँ अल्लाह का घर है। तो मैं जब पहली बार वहाँ गया तो मैंने इस किताब में, जहाँ हर कदम पे मंजिल थी, उस मुक़द्दस घर को देखने के बाद मैं उस एहसासात को या जज्बात को आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो कौन सी कैफियत थी। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने अपने शहर में, अपने घर में खिदमत का मौका दिया, हाजियों की खिदमत का, और अपने मुल्क की भी खिदमत का। तो ये एक तरह से मेरे सर्विस का अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि मैं अपनी मुल्क की खिदमत बैरून मुल्क के में जाके भी कर सका, हाजियों की खिदमत में अपने आप को कर सका। तो वो मेरे लिए वो तसव्वुर शायद यहाँ मैं बयान नहीं कर सकता। वो मेरे दिल की कैफियत है जो मेरे अल्फाज का हिस्सा नहीं बन सकती। मक्का का एक्सपीरियंस और मदीना का एक्सपीरियंस, अगर इन दोनों को डिस्क्राइब करना पड़े, तो किस तरीके से? मक्का की क्या कैफ़ियत रही, मदीना की क्या कैफ़ियत रही? मक्का की कैफियत ये है कि लगता है कि आपके सारे गुनाह जो है आपके नज़र के सामने आते हैं, और आप शर्मिंदा होते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, इनकिसारी के साथ सजदे करते हैं। वो खौफ खुदा है। वाज़े तौर पे आपको लगता है कि नहीं, शायद अब ज़िंदगी बहुत साफ़ सुथरे तरीके से गुज़रे, जो भी वक्त बचा है तो अल्लाह से माफ़ी मांग करके राह मुस्तकीम पे चलें। लेकिन मदीना में लगता है एक सहारा है थोड़ा सुकून। कि हमारे नबी वहाँ लेटे हैं, और वो शायद अल्लाह से हमारी सिफारिश भी कर देंगे। तो वो सुकून एक है। सुकून तो यहाँ भी है, दोनों जगह दिल का सुकून है। लेकिन मदीना में मुझे लगता है कि शायद वहाँ मक्का के मुकाबले में ज़्यादा खजूर के बागात भी हैं, थोड़ी भीड़ भी कम होती है वहाँ पे। तो मुझे लगता है इत्मीनान से आप कुछ वक्त गुजारते हैं, इबादत करते हैं, तो लगता है कि हुजूर के रोज़े में जाते हैं तो आपको अलग रूहानी सुकून है। रूहानी सुकून तो दोनों जगह है, लेकिन मेरे ख़्याल से शायद वहाँ लगता है कि कोई है जो आपको जो सहारा
आपकी सिफारिश अल्लाह से करेगा। मुझे लगता है मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मक्का थोड़ा सा जलाली लगता है। हाँ जी, जी, मैंने भी कहा खौफ खुदा वहाँ लगता जी, है। जी। जी, और मदीना में थोड़ा सा, मोना लगता है कि हाँ, जी, जी, जी। थोड़ा सा ठंडक वाला, हाँ, थोड़ा सुकून वाला। हाँ, तो दोनों वही खैर है। सुकून दोनों जगह पर है, हाँ, बट दोनों की थोड़ी-थोड़ी कैफियत वो में बोलते हैं ना कि एक जगह बाप का साया है, एक जगह माँ माँ का माँ माँ का, तो इसलिए बिल्कुल, जी, ऐसा बिल्कुल। ऐसा लगता है। जी, जी, तो ऐसा महसूस होता जी, है। जी। आपकी राइटिंग में एक सुकून और एक तन्हा सोच का रंग नज़र आता है। आपकी ज़िंदगी पहले से ऐसी थी या सफ़रों ने ये रंग भर दिए? तो ज़िंदगी ही सफ़र है। तो ज़िंदगी के तमाम तजुर्बे, एक्सपीरियंसेस आपकी राइटिंग का हिस्सा बनते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने स्टूडेंट लाइफ से लिखना शुरू किया, तो जो मेरी नज़में हैं या मैंने जो अशार कहे हैं, तो ज़िंदगी की सच्चाई मेरे मेरे शायरी में या कविताओं में रुमानियत नहीं है बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी की तल्ख़ सच्चाइयाँ हैं, हुँ, क्योंकि शायद उसी की अक्कासी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने अभी मेरी एक किताब शाया हुई है, वो हिंदी में आई है, वो हिंदी कविताओं की है, पोटली में चाँद। तो पोटली में चाँद एक तस्वुर है, मतलब एक पोटली है में चाँद, चाँद मतलब रोटी। तो एक मज़दूर या किसान की कहानी, मतलब एक कविता है कि जो मैं इसको यहीं सुना देता हूँ आपको, जी। कि पोटली में चाँद, पोटली में लेकर चाँद, जब कोई निकलता है निगलने सूरज, तब गर्म पसीने की उम्मीद में सांवली माटी कुछ और नम हो जाती है, और दिन भर तपती हुई ख्वाहिशें पिघल कर कुछ और कम हो जाती हैं, और रात गए तपता है गोल गोल चाँद, गर्म तवा पर सिर्फ खोखला धुआं ऊपर उठता है आसमान। तो एक मेरी नज़्म है। जी। तो ये ज़िंदगी की सच्चाई, एक रोज़ी रोटी के लिए, और उसी रोटी को जब शाम को वो किसान, वैसे रोटी को पोटली में निकलता है, लेकिन वो दिन भर जो खाता है वो सूरज खाता है। बिल्कुल। तो एक मेरा शेर भी है कि इसी हवाले से इसको, जस्ट ये कविता को अगर मैंने शेर में इस तरह से डाला कि धूप आंगन में खिलौने लाई, बच्चे जैसा मचल गया सूरज, मेरी मिट्टी में थी तपिश ऐसी, मुझको छूते ही जल गया सूरज, अब मोम सा जिस्म लेके निकला हूँ, ये खबर थी पिघल गया सूरज। वाह, वाह! माशाल्लाह, माशाल्लाह। कहीं न कहीं मुझे लगता है लाइफ़ एक्सपीरियंसेस के ज़रिए ही ये सारे अशार या शायरी आप लिखते हैं। जी, जी। आपका लोगों के साथ उठना बैठना रहा है, जितने भी सफ़र हुए, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया ड्यूरिंग द जर्नी जो आपको रूहानियत एक टर्निंग पॉइंट लगी हो वो उस जर्नी में? एक तो यही जर्नी हमारी जो सबसे ज़िंदगी की अजीम जर्नी, वो है मेरा मक्के का सफ़र, जो हज ड्यूटी में गया था। तो मुझे बहुत रूहानियत का एहसास उस सफ़र के दौरान हुआ, और मैं चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर के तौर पे वहाँ था, तो मेरी ड्यूटी में मिसिंग बैगेज जो है, खोए हुए सामान को तलाश करने का सेल की ज़िम्मेदारी मुझ पे थी। उसके अलावा भी एक वेलफेयर का डिपार्टमेंट था, तो इस तरह के थे। तो हमारे यहाँ, तो इस डिपार्टमेंट के तहत चूँकि मैं हज कोऑर्डिनेटर था, तो सारी जिम्मेदारी मेरी थी। किसी हाजी को अगर कोई सामान खो जाए, पैसे खो गए, दवा खो गई, तो उसको सही वक्त पे मिलना या खोज के देना हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी टीम की जिम्मेदारी होती थी, जिसमें अच्छे खासे सीजनल स्टाफ, हज असिस्टेंट हज ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी। एक बार हिंदुस्तान से आए हुए किसी हाजी साहब का सामान खो गया, उसके लिए बहुत परेशान थे वो, और जिसमें दवाइयाँ थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स थे, और पैसे होंगे, तो बेचारे बहुत परेशान थे। तो हम लोगों को जब पता चला, तो हम लोगों ने बहुत तलाश की, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो उस वक्त हमारे जो सीनियर थे, हमारे सीनियर अफसरान वहाँ पे एम्बेसी में, वो भी परेशान थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि नहीं, किसी न किसी तरह उसको ढूंढना है। तो इत्तेफाक देखिए कि जब मैं बहुत परेशान था, तो मैं सोचा मैं उनसे मिलूँ हाजी साहब से और कहूँ कि भाई हम लोग कोशिश में हैं, आप भी थोड़ा सब्र कीजिए। लेकिन जब मैं उनसे मिल के उस बिल्डिंग से नीचे आया, तो इत्तेफाक से हम लोग एक जगह रुके, और देखा कि वहीं पे उस दूसरी वाली बिल्डिंग में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग्स होती है, या हमारे हज कमेटी की, हज टर्मिनल्स के। जी, तो वो वहाँ पे इंडियन फ्लैग लगे होते हैं। तो एक बिल्डिंग थी जिसमें इंडियन फ्लैग था, तो हमारी ही बिल्डिंग थी। तो हमने देखा वहाँ कुछ सामान रिसेप्शन पे पड़ा हुआ है। अच्छा। तो मैंने एक अपने हज असिस्टेंट को कहा कि आप जाके देखिए वो किनका सामान है। तो इत्तेफाक से गया तो पता चला उन्हीं का सामान है जो मिसिंग था। जो मिसिंग था, जिसको हम लोग 5 दिन से खोज रहे थे। तो ये हम लोगों ने इसको गैबी मदद
ज़ाहिर तौर पे मैंने कहा कि अल्लाह की मदद थी, और हम लोग रूहानियत से एक तरह से मतलब अपने आप को अल्लाह से लाख लाख अल्लाह से शुक्र अदा किया कि आपने इस तरह से हमारी मदद फरमाई कि इतना आसान हो गया। वरना हमने नहीं सोचा था कि हमने हाजी से मिल के आएंगे और विद इन 5 मिनट्स इनका सामान ट्रेस हो जाएगा। तो ये खुदा ही मदद है, और ज़िंदगी के हर कदम पे खुदा की मदद होती है, मेरा ये मानना है हर इंसान को। क्या आपको लगता है सच्ची नीयत से ही की गई खिदमत भी इबादत है? बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ दुनिया के हर मज़हब में, धर्म में जो खिदमत खल्क है, लोगों के मदद करने का ज़रिया, ये जो जज्बा है कि लोगों को मदद करो, ज़कात दो, खैरात दो, है ना, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, तो ये दुनिया के हर मज़हब में इस तरह की कॉन्सेप्ट है कि आप मदद करें लोगों की। तो ये खल्क जो है, मखलूक जितनी है, आप उसको किसी फॉर्म में मदद करते हैं, अल्लाह आपसे खुश होता है। मेरे ख्याल से मज़हब इबादत का नाम नहीं है सिर्फ, इबादत तो है ही, उसको हमको करना ही है, जो हमारे जो फ़र्ज किए गए हैं, लेकिन साथ साथ आपके अपनी ज़िंदगी में अगर आप, अल्लाह ने आपको उस लायक बनाया है जिसमें आप किसी की मदद कर सकते हैं। अगर किसी बीमार की मदद, हमारे यहाँ है कि अगर कोई बीमार है उसकी इयादत को जाओ, है ना, उनका हाल चाल पूछो, अपने रिश्तेदारों की खबर लो, तो सिला रहमी हमारे मज़हब में है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि इट्स शोइंग योर कंसर्न अबाउट योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, योर सोसाइटी, योर सोशल कंसर्न, एवरीथिंग। तो ये तो हमारे इसका हिस्सा है खिदमत खल्क। खिदमत का जज्बा होना चाहिए, ये खिदमत इबादत है ही, ये इबादत से अलग नहीं है। बेशक बेशक। व्हेन आई से रमज़ान, क्या चीज़ें जहन में आती है? रमज़ान, सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद भी सबको, आप सबको आपके चैनल के थ्रू। रमज़ान देखिए एक महीना, ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसमें आप अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं। मैंने कहा कि इंसान अपनी ज़िंदगी में चलते 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 कुछ खूबियों के साथ अपनी खामियों को भी ढोता है, कुछ गुनाह जाने अनजाने हमसे होते हैं। तो लेकिन इस महीने में ये अल्लाह का वादा भी, आप जो इबादत करते हैं और आपके अंदर जो इंकिसारी हैं, आप सुबह से शाम तक जो भूखे रहते हैं, सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का भी रोज़ा होता है। तो अपने आप को आप प्यूरिफाई करते हैं सो दैट के यू कुड ट्रैवल मोर विथ मोर एनर्जी, और आप जो सोलफुलनेस है, जो रूहानियत है आपके अंदर और भी आती है। आप एक नेक मकसद के तहत इस महीने को, आने वाले 11 महीने के लिए तैयार हो जाते हैं शायद। ऑफिसर के तौर पे रमज़ान का महीना, रोज़े रखना, इबादत करना, किस तरीके से बैलेंस करते हैं? देखिए इबादत तो अपना पर्सनल है, और हमारी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है तो उसमें हमारी जो जिम्मेदारी है, जो सरकारी तौर पर हम लोग करते हैं, तो वो भी एक तरह से इबादत है। बिल्कुल। और दोनों इबादत में मतलब हमको लगता है कि वो आप जैसे पर्सनल ज़िंदगी में कोई अपनी इबादत जो भी तरीके हों, कोई पूजा करता है, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई रोज़े रखता है। रोज़े के ख़ास बात यह है कि रोज़ा हर मज़हब में है, जिसको किसी ने उपवास का नाम दिया है, किसी ने फास्टिंग का नाम दिया है, हमने रोज़े का नाम दिया है। लेकिन एक महीने का रोज़ा शायद हमारे मज़हब का वो है जिसमें हर इंसान चाहता है, अगर अल्लाह उसको ताकत देता है तो वो चाहता है कि रोज़ा रहे। तो हमने कभी अपने इसमें नहीं सोचा कि रोज़ा कहीं हमारे लिए रुकावट हुआ। हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, अल्लाह ने इतनी ताकत इंसान के जिस्म को दी है। मेरी एक छोटी सी हमद है, मैं उसके 2-3 अशार पेश करना चाहता हूँ खुदा की शान में, कि कब दूर वो किसी से जो सबका हबीब है, सजदे में गिर के देख वो कितना करीब है, और ये दिल धड़क रहा है फ़कत उसके नूर से, रहमत है उसकी मुझ पे, ये मेरा नसीब है। हर दर्द की दवा है, शिफा है, सुकून है, बस आसरा वही है जो सबका तबीब है, बस आसरा वही है जो सबका तबीब है। तो यही मैसेज है मैं अपने तरफ से देना चाहता हूँ कि शायद हमारी ज़िंदगी उन्हीं के रहमो करम पे, शायद नहीं बल्कि यकीन कहिएगा, उन्हीं के रहमो करम से हमारी ज़िंदगी चलती है। बिल्कुल, बेशक बेशक। ईद का जो सेलिब्रेशन यूजुअली जो होता है, हाउ हैज़ दैट इवॉल्व? बचपन की ईद कैसी होती थी, आज की ईद कैसी है? हाँ, ये सही है। बचपन की ईद में एक था कि रेडीमेड चीज़ें नहीं थी, सेवई भी लोग अपने घर में बनाते थे अपने हाथ से, है ना, और इंतज़ार था कि कपड़े जो सिल के आ जाएंगे। तो अब तो रेडीमेड कपड़े का ज़माना नहीं था। तो एक
जुड़ाव था लोगों का। अगर किसी का आखिरी वक्त में भी किसी के बटन नहीं लगे हैं या कपड़े सिल के नहीं आए हैं, मेहंदी तोड़ करके लोग बनात पीस करके लड़कियां उसको अपने इस पे लगाती थी। ईद के चांद को देखने का जो था, उस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया या टीवी का दौर नहीं था, तो वो जो था कि वो खुशी ईद से पहले की 2 दिन जो ख़रीदारी करने जा रहे, तो आज भी वैसा है। आज बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, लेकिन इसने ज़िंदगी चूँकि आसान हो गई है, तो हम अब उन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं निकालते हैं जो पहले हमारी मजबूरी भी होती थी शायद, कि हमको करना ही करना पड़ता था, लेकिन उसमें उसके अलग मज़े हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों हाँ, में छोटी खुशियाँ छोटी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़िंदगी में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? किस हवाले से आप ज़िंदगी को करीब से देखते हैं? चूँकि मैं तो लिटरेरी तौर पे मैं बोलूँगा, इसका जवाब दूंगा कि मेरे ख्याल से ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका आसान होना। दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम अगर कोई है तो आसान होना है, टू बी सिंपल। तो उस पर भी एक नज़्म है, अगर इजाज़त है मैं सुना दूँ। बिल्कुल, इरशाद। इसका उन्वान है मुश्किल है आसा होना। कितना मुश्किल है आसा होना, फूलों की तरह खिलखिलाना, चिड़ियों की तरह चहचहाना, कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है सुनना फुर्सत से कभी दिल की सरगोशियाँ, और देखना पल भर रंग बिरंगी तितलियों को, कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है फ़िक्र से निकल आना और किसी मासूम बच्चे की मानंद मचल जाना, कितना मुश्किल है। कितना सख्त है नरम होना, मोम होना और पिघल जाना। कितना आसान है दिल का जल जाना, दुनिया में ढल जाना और आदमी का बदल जाना। और ये लगता है कि हमारे वालिद साहब शायरी करते थे, तखल्लुस उनका गाफिल था, ज़ुबैरुल हसन गाफिल। तो उनका एक शेर है, मुझे इस मौके पर याद आता है कि कब तलक खिलते रहेंगे दिल में ज़ख्मों के गुलाब, और कितनी दूर खुशबू का सफ़र ले जाएगा। तो ये खुशबू के सफ़र की तलाश में हम चलते हैं, मकसद हमारा यही है। लेकिन ये भी तल्ख सच्चाई कि ज़िंदगी में कांटे भी होते हैं, लेकिन कांटे और फूल को दामन में समेटते हुए खुशबू की तलाश करनी चाहिए। यही मज़हब का भी मकसद भी वही है कि आप हमेशा अच्छाई की तरफ चलें, और जो हमसे बुराई हो गई तो उसकी माफ़ी देने वाला परवरदिगार है, जिसके लिए हम लोग हमेशा दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें सही रास्ते पे चला, हमारी गलतियों को माफ़ कर। आमीन, आमीन। रमज़ान में इफ़्तार के वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार होता है? लोगों के साथ बैठकर इफ़्तार करने का, खाने का, या वो एहसास का? एहसास का। उस एहसास को लोगों के साथ बैठ करके, जाहिर सी बात भूख तो लगी रहती है तो वो भी ज़रूरी है, तीनों चीज़ का एहसास होता है जी। हमारे शो का सेगमेंट है कि टुवर्ड्स द एंड वी हैव वन रैपिड फायर राउंड। यस यस मैं कुछ लफ्ज़ कहूँगी, कुछ अल्फाज कहूँगी, आप बताइए आपके जहन में क्या आता है। जी। हज, अल्लाह का घर, इंडिया, कलरफुल नेशन, लेगेसी, तहजीब, रमज़ान, पाकीज़गी, खुशबू, ज़िंदगी, इबादत, रूहानियत, नियत, नेक, सुकून, दौलत, तालीम, ताकत, खिदमत खल्क, इंसानियत, वालिदैन, साया, परिवार, साहिबान, मोहब्बत, मुल्क, देश, ज़िंदगी, मकसद, सर्विस, मैनकाइंड, लीडरशिप, डायरेक्शन, दिशा, लेगेसी, तहजीब, सफ़र, मंजिल, दोस्त, सहारा, उम्मीद, रोशनी, दुआ, कबूल दुआ कबूल ही होगी ना। किताब और कलम, ज़िंदगी, असलम हसन। इंसान। वाह, क्या बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत। बेस्ट मेमोरी ऑफ रमज़ान सो फार? मेरी बेटी रमज़ान में ही पैदा हुई। मेरी एक बेटी है अलीना असलम। अल्लाह ने रमज़ान में ही मुझे उसने मस्त नवाजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेस्ट 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 मेरी बेटी। ऑन दैट नोट, हमारे जो स्पॉन्सर है
फ्रेग्रेंस ऑफ रमज़ान के अहमद अल मगरबी, उन्होंने एक बैग फुल भेजी है फ्रेग्रेंसेस की, परफ्यूम्स की आपके लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस मौके से मैं यही दुआ दे सकता हूँ आप सबको, हमारे लिए भी ये दुआ है, जी। हम सब एक दूसरे की दुआ करें कि जो इस तरह ये खुशबू है, इस खुशबू की ताजगी या रूहानियत हमारे अंदर तक भी आए, और ताकि हमारी ज़िंदगी का सफ़र आसान हो, आखिरत का सफ़र भी आसान हो। आमीन आमीन। तो ये खुशबू रूहानियत की, इंसानियत की, यही पैगाम है। और मैं इसी पैगाम के साथ आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ, रमज़ान की भी, ईद की भी। शुक्रिया शुक्रिया।